इंटरनेशनल सोशल मीडिया, पटेल प्रहलाद भाई। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हिंदुस्तान की जनता में काफी आक्रोश है। मोदी सरकार भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख इख्तियार किए हुए है। 29 अप्रैल से सभी पाकिस्तानी नागरिकों का मेडिकल वीजा भी रद्द करने का फैसला लागू हो गया है। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने खूब सुनाया। हिंदुस्तान सरकार के तेवरों को देखते हुए पाकिस्तान में अब हमले का डर साफ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अगले 2 से 3 या 4 दिनों में युद्ध हो सकता है। तो 2 से 3 या 4 दिनों में छिड़ेगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। कनाडा आम चुनाव के नतीजे आए सामने, किसी भी दल को नहीं मिला बहुमत। मार्क कार्नी फिर बन सकते हैं पीएम। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ चलेगा महाभियोग। ट्रंप को सत्ता से हटाने के लिए 7 प्रस्ताव पेश। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस सदस्य ने शुरू किया अभियान। बांग्लादेश में नोटबंदी का फैसला पड़ा भारी। अंतरिम सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों वाले नोटों को प्रचलन से किया बाहर। करेंसी को तरसे लोग। और चलते चलते में देखेंगे कौन होगा नया पोप। वेटिकन सिटी में 7 मई से चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। Why would this guy get new permit? रूस का अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन से कहा आप भी करें पालन। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की 30 दिन के युद्ध विराम की मांग। हमास हिजबुल्लाह से लड़ाई के बीच इजरायल की घरेलू खुफिया सेवा के प्रमुख रोनिन बार ने की इस्तीफे की घोषणा। इससे पहले नेतन्याहू ने की थी बार को हटाने की कोशिश। यूरोप में भारी ब्लैकआउट, जनजीवन अस्त व्यस्त। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल में बिजली गुल। एयरपोर्ट मेट्रो बंद, मोबाइल नेटवर्क ठप। हॉस्पिटल में सर्जरी रद्द। नाइजीरिया में आतंकवादी हमला। पूर्वोत्तर राज्य बोर्नो में 2 बम विस्फोट में कम से कम 26 लोगों की मौत। नाइजीरिया में लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे हमले। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान अब युद्ध के मुहाने पर हैं। जिस तरह से दोनों देशों में सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं, बॉर्डर पर सैनिकों की तैनाती की जा रही है, उसे देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि जल्दी ही कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच पीएम मोदी ने केंद्रीय सुरक्षा मामलों की समिति यानी सीसीएस की बैठक बुला ली है। एक सप्ताह में ये बैठक दूसरी बार हो रही है। 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे होने वाली इस बैठक में बड़ा फैसला होना तय माना जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस बार हिंदुस्तान की तरफ से बालाकोट जैसी सीमित लड़ाई की तैयारी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी है। हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के प्रमुखों और राजदूतों से बात की गई है। इसका मायना ये नहीं है कि हिंदुस्तान को लड़ाई में इनकी मदद की जरूरत है, बल्कि हिंदुस्तान अपना पक्ष मजबूती से दुनिया के सामने रखना चाहता है, जिससे युद्ध के दौरान उससे कोई सवाल नहीं किए जाए। साथ ही पाकिस्तान की पोल भी दुनिया के सामने खोली जा रही है, यानी हिंदुस्तान की कार्रवाई तय है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदुस्तान 2-3 दिन में ही पाकिस्तान पर हमला करेगा। ये बात पाकिस्तान की सेना ने सरकार को बताई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। हमने अपनी सेना को मजबूत किया है और अगर हमारे अस्तित्व को सीधा खतरा हुआ तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। अगर युद्ध होगा तो हम इसके लिए भी मानसिक रूप से तैयार हैं। इसकी बहुत संभावना है कि अगले 2 से 3 या 4 दिनों में युद्ध हो सकता है। ख्वाजा आसिफ के बयान से पाकिस्तान में डर साफ दिखाई दे रहा है। वैसे पाकिस्तान को इस मौके पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन से जरूर समर्थन मिला है। चीन भी पाकिस्तान के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर ये जंग छिड़ती है तो क्या पाकिस्तान अपना बचाव कर पाएगा? क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरह से एक्शन ले रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले के बाद अब तक दर्जन भर से ज्यादा देशों के नेताओं से बात की है और कई देशों ने हिंदुस्तान के साथ एकजुटता भी दिखाई। हिंदुस्तान सरकार ने साफ कहा है कि आतंक के ठिकाने नष्ट किए जाएंगे और हमले का बदला लिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। यूएन में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला दुष्ट राष्ट्र बताया, जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर करता है। उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ के उस हालिया बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात स्वीकारी है। पटेल ने कहा कि अगर पाकिस्तान के मंत्री खुद कबूल रहे हैं कि उन्होंने आतंकवादियों को पैदा किया है, तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान के खुद बेनकाब हो जाने जैसा है। दुनिया अब इस खतरे से और आंखें मूंद नहीं सकती।
हिंदुस्तान के रुख को देखते हुए अब पाकिस्तान के सुर भी बदलते दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पहले सिंधु नदी में खून बहाने की बात कर रहे थे, अब आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त तंत्र की जरूरत पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने बातचीत के रास्ते को सही बताया है। यहां तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मंत्रियों को कोई भी बयान न देने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ पाकिस्तान में जंग को लेकर खौफ दिखाई दे रहा है, तो पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में भी सरकार और सेना के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। स्थानीय लोग खनिज, जमीन और बिजली संकट के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं, सरकार और सेना की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए हर छोर पर मुश्किलें नजर आ रही हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे कनाडा चुनाव की। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्रंप के बयानों का फायदा सत्ताधारी लिबरल पार्टी को मिला। आम चुनाव में घोषित नतीजों में लिबरल पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरकर सामने आई है, लेकिन बहुमत से पीछे रह गए। नतीजों से साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की कुर्सी बरकरार रहेगी। कनाडा की 343 सीटों में से लिबरल पार्टी को 167 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बहुमत का आंकड़ा 172 है, यानी लिबरल पार्टी बहुमत से सिर्फ 5 सीट पीछे रह गई है। पिछले चुनाव में लिबरल पार्टी को 153 सीटें मिली थी, यानी लिबरल पार्टी को इस बार 14 सीटों का फायदा हुआ। वहीं मुख्य विपक्षी दल कंजर्वेटिव पार्टी को 145 सीटें मिली है। पिछले चुनाव की तुलना में ये 25 से ज्यादा है, लेकिन कंजर्वेटिव बहुमत से दूर रह गए। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोलिवियरे ने हार के पीछे ट्रंप को ही जिम्मेदार माना है, क्योंकि कनाडा में पियरे को ट्रंप का समर्थक माना जाता था और ट्रंप के बयान पियरे पर भारी पड़ गए। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका अगर किसी दल को लगा है तो वो एनडीपी है। चुनाव में खालिस्तानी समर्थक जगमीत सिंह की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को जबरदस्त हार मिली है। पार्टी चीफ जगमीत सिंह खुद चुनाव हार गए हैं। वो अपने संसदीय क्षेत्र ब्रिटिश कोलंबिया की बर्नेबी सेंट्रल सीट से तीसरे स्थान पर आए। उनकी पार्टी को सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है, जिसके चलते न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए राष्ट्रीय दल का दर्जा बरकरार रखना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए 12 सीटों की जरूरत पड़ती है। जगमीत सिंह बीते कई चुनावों से खुद को किंग मेकर के तौर पर देखते रहे हैं, लेकिन इस बार वो हर तरह से कमजोर हुए हैं। इन नतीजों के सामने आने के बाद जगमीत सिंह ने कहा कि इस हार से मैं निराश हूं। हम ज्यादा सीट जीत सकते थे, लेकिन मैं अपने मूवमेंट को लेकर निराश नहीं हूं। मुझे भरोसा है कि भविष्य में हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। आपको बता दें कि पिछले चुनाव में एनडीपी को 25 सीटों पर जीत मिली थी और ये दल किंग मेकर की भूमिका में सामने आया था, लेकिन इस बार एनडीपी ने अधिकांश सीटें गंवा दी। कनाडा के तीसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल क्यूबेक पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा है। क्यूबेक पार्टी को 23 सीटों पर जीत मिली है, जबकि पिछली बार उन्हें 33 सीटें मिली थी, यानी इस दल को भी 10 सीटों का नुकसान हुआ है। ग्रीन पार्टी भी सिर्फ 1 सीट जीत पाई, उसे 3 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे में क्यूबेक पार्टी कनाडा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में आ गई है और ये तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मार्क कार्नी गठबंधन की सरकार बना सकते हैं। और अब अगली खबर में बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शासन को 100 दिन भी पूरे नहीं हुए कि उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए मोर्चा खुल गया है। बीते कुछ वक्त से ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन तो देखा ही जा रहा है। अमेरिका की जनता ट्रंप की नीतियों से परेशान हो गई है, फिर चाहे वो अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हो, ट्रांसजेंडर्स के अधिकार छीनने का फैसला हो या डॉज विभाग की तरफ से सरकारी नौकरियों में छटनी का मामला। ट्रंप के टैरिफ के फैसले ने तो दुनिया में ट्रेड वॉर की शुरुआत कर दी, जिसके कारण अमेरिका की जनता को महंगाई का भी सामना करना पड़ रहा है और अब ट्रंप को सत्ता से हटाने की भी मांग उठने लगी है। अमेरिकी संसद के सदस्य श्री थानेदार ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का मामला दायर किया है। उन्होंने राष्ट्रपति पर सत्ता का दुरुपयोग करने, संविधान का उल्लंघन करने और लोकतंत्र को खतरे में डालने का आरोप लगाया। थानेदार ने इस अपील पर तत्काल कार्रवाई की भी मांग की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग के लेख पेश किए हैं। उचित प्रक्रिया, जन्मसिद्ध नागरिकता, मानवीय सहायता और अदालतों पर ट्रंप के हमले राजनीति नहीं है, वे हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। बस अब बहुत हो गया, मैं उनके खिलाफ महाभियोग के लेख पेश कर रहा हूं। इसके साथ ही थानेदार ने जोर देकर कहा कि इस अपील पर तत्काल कार्रवाई बहुत जरूरी है। हम और ज्यादा नुकसान होने का इंतजार नहीं कर सकते। कांग्रेस को कार्रवाई करनी ही चाहिए। ऐसे में इस महाभियोग प्रस्ताव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि क्या तीसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे ट्रंप
अपना दूसरा कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाएंगे? क्या उन्हें सत्ता से हटा दिया जाएगा? अब ये देखने वाली बात होगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश में नोटबंदी का मामला सामने आया है, जो देश की अर्थव्यवस्था को गहरे संकट में डाल रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों वाले नोटों को अचानक प्रचलन से बाहर कर दिया। इस फैसले से करीब 15,000 करोड़ टका की करेंसी बाजार से गायब हो गई, जिससे बैंकों और बाजारों में नकदी का भारी संकट पैदा हो गया है। इस साल अप्रैल में सरकार ने फैसला लिया कि शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीरों वाले सभी नोट और सिक्के बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फैसले से पहले नए नोट छापने की कोई तैयारी नहीं की गई और नतीजा, बाजारों में कारोबार ठप हो गया, बैंकों में कैश की कमी हो गई और लोग पैसे निकालने के लिए तरस रहे हैं। बैंक अधिकारी डर के मारे खुलकर कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन गुप्त रूप से कहते हैं कि यह फैसला बिना सोचे समझे लिया गया। बांग्लादेश बैंक का कहना है कि नए नोटों की छपाई मई में शुरू होगी, जिसमें 20, 50 और 1,000 टका के नोट पहले छापे जाएंगे। सवाल यह है कि ये नोट बाजार में कब तक पहुंचेंगे? बांग्लादेश के पूर्व एमडी जियाउद्दीन अहमद ने इस फैसले की निंदा करते हुए कहा कि नोटों को अचानक बंद करने से पहले नई करेंसी की व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान में 2016 की नोटबंदी से मोहम्मद यूनुस ने कोई सबक नहीं लिया। हिंदुस्तान में नोटबंदी से पहले 500 और 2,000 रुपए के नए नोट बड़े पैमाने पर छापे गए थे, जिससे बाजार में नकदी की कमी ना हो। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ। यूनुस सरकार का ये कदम न केवल आर्थिक संकट लाए, बल्कि इसे शेख मुजीबुर रहमान की विरासत और बांग्लादेश के इतिहास को मिटाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद यूनुस की अंतरिम सरकार पर कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव माना जा रहा है। बोंगो बंधु कहे जाने वाले मुजीबुर रहमान की मूर्तियां, स्मारक और अब नोटों से उनकी तस्वीरें हटाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन इस जल्दबाजी ने बांग्लादेश को आर्थिक अराजकता की ओर धकेल दिया है। तो क्या यूनुस सरकार इस संकट से उबर पाएगी या ये फैसला देश के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और अब चलते चलते में बात करेंगे पोप फ्रांसिस के निधन के बाद नए पोप के चुनाव की। तो 21 अप्रैल को 88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस के निधन के बाद रोमन कैथोलिक चर्च अब नए पोप के चुनाव की तैयारी में जुट गया है। वैश्विक चर्च के सर्वोच्च नेता को चुनने की प्रक्रिया 7 मई से वेटिकन के सिस्टाइन चैपल में शुरू होगी। ये प्रक्रिया, जिसे कॉन्क्लेव कहते हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी और गोपनीय चुनावी प्रक्रियाओं में से एक है। इस बार 135 कार्डिनल्स इस ऐतिहासिक बैठक में हिस्सा लेंगे, लेकिन केवल 80 साल से कम उम्र के कार्डिनल्स ही वोट डाल सकेंगे। नियमों के मुताबिक 80 साल से ज्यादा उम्र के कार्डिनल्स वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सकते, हालांकि वे चर्चा में जरूर शामिल हो सकते हैं। कॉन्क्लेव की सारी बातें पूरी तरह से गोपनीय रहती हैं और इसमें शामिल लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रख सकते। 16वीं सदी से चली आ रही इस परंपरा के तहत कार्डिनल्स सिस्टाइन चैपल में एकत्र होंगे। यहाँ वे नए पोप के लिए वोटिंग करेंगे। पहले 2/3 बहुमत की जरूरत होती है और अगर फैसला ना हो तो वोटिंग कई दौर तक चल सकती है। हर वोटिंग के बाद मतपत्रों को जलाया जाता है। अगर कोई फैसला नहीं होता तो काला धुआं निकलता है और अगर पोप चुन लिया जाता है तो ये धुआं सफेद होता है। ये दुनिया को नए पोप के चयन का संकेत देता है। 2005 और 2013 के पिछले 2 कॉन्क्लेव में सिर्फ 2 दिन में पोप चुन लिया गया था, लेकिन इस बार शायद समय ज्यादा लगे। एक स्वीडिश कार्डिनल के मुताबिक पोप फ्रांसिस द्वारा नियुक्त कई कार्डिनल्स एक दूसरे से पहले कभी नहीं मिले। ऐसे में चर्चा और फैसले में देरी हो सकती है। हालांकि पोप बनने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि कार्डिनल्स में से ही हो, लेकिन अब ये आम प्रथा है। फिलहाल ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि अगला पोप कौन होगा। ये प्रक्रिया न केवल धार्मिक बल्कि वैश्विक स्तर पर चर्च की दिशा तय करेगी। दुनिया की निगाहें अब वेटिकन पर टिकी हुई हैं, जहां सिस्टाइन चैपल का सफेद धुआं जल्द ही नए पोप के नाम का ऐलान करेगा।